फिर स्कूल में देखते हैं एमा एलियोस को देखती है, फिर शर्मा के साइड से निकल जाती है और पीछे से उसे देख के सोचती है 6A तो मेरे से 1 साल बड़ा है। वेट, मेरा क्लास तो दूसरी तरफ है ना, इसका मतलब मैं उसे विंडो से देख सकती हूँ। वो हमेशा अटेंशन का सेंटर रहा है, वो सच में अमेजिंग है। उसे काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व करने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं। वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो एकेडमिक्स में अच्छा है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैंने उसे कभी अकेला नहीं देखा। तभी कोई एमा के सर पर चॉक फेंक के मारता है और वो सोचती है वो एक रियल लाइफ के प्रिंस की तरह है, वही जिसे हम फेरी टेल्स में पढ़ते हैं। एलियोस उठ के कहीं जाने लगता है। एमा सोचती है 11:30, कुछ टाइम से वो रोज इसी टाइम पे क्लास से बाहर जाता है, क्या टॉयलेट के लिए? बट रोज सेम टाइम पे ही क्यों? उसकी पहले तो ये हैबिट नहीं थी और इसी टाइम पे वो अकेला भी होता है। पता नहीं वो क्या करता होगा और उसे चुपके से देखने लगती है। एलियोस इधर उधर देखता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। एमा सोचती है वो कहाँ जा रहा है, टॉयलेट इस तरफ नहीं है। एलियोस एक जगह जाकर बोलता है, हे बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। अभी एक पपी बाहर आता है। एमा सोचती है एक पपी, तो इस वजह से एलियोस बाहर अकेला आता है पपी को खाना खिलाने के लिए। एलियोस बोलता है, हे ये गुदगुदी कर रहा है। ओ रिसेस वेल, यहीं रहना, ओके? मैं कल इसी सेम टाइम पर फिर आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं किसी दिन तुम्हें अडॉप्ट करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। एमा उस पपी के पास जाती है। पपी उसे देखकर डर जाता है और भाग जाता है। एमा सोचती है वो डर के भाग गया तो एनिमल्स भी उसे पसंद करते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। एमा जा रही होती है, तभी विंडो से बाहर एलियोस को देखती है और सोचती है वो घर क्यों नहीं जा रहा, या वो किसी का वेट कर रहा है। एक लड़की बोलती है, एलियोस तुम घर नहीं जा रहे, तुम हमेशा क्रिस के साथ घर जाते हो ना? एलियोस बोलता है, मैं मॉम का वेट कर रहा हूँ। फिर वो दोनों चली जाती हैं। शाम हो जाती है। एमा वहीं बैठी होती है और सोचती है कई घंटे हो गए और वो अभी भी वेट कर रहा है। डैड इस टाइम तक घर आ गए होंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं घर नहीं हूँ। शायद मुझे पहले चले जाना चाहिए। तभी कोई बोलता है एलियोस, जिसे देखकर एलियोस खुश हो जाता है। उसकी मॉम कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई। एमा सोचती है ये उसकी मॉम है, कितनी प्रिटी हैं, वो एक एंजल की तरह लग रही हैं। एलियोस की मॉम बोलती है, मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की थी बट काम बहुत सारा था, आई एम रियली सॉरी, क्या तुमने ज़्यादा देर वेट किया? एलियोस अपने हाथ पीछे करके बोलता है, नहीं, क्रिस भी यहीं था, वो अभी थोड़ी देर पहले ही गया है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उन्हें देखकर एमा सोचती है, क्या मेरी मॉम ने कभी मुझे देख के ऐसे स्माइल किया? वेल शायद नहीं। फिर एलियोस और उसकी मॉम हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। एमा सोचती है स्पोर्ट्स में अच्छा है, एकेडमिक्स में अच्छा है, बहुत सारे फ्रेंड्स और एनिमल्स भी उसे प्यार करते हैं और एक प्यार करने वाली मॉम। फिर वो अपनी मॉम को याद करती है और सोचती है, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि उसके पास वो सब कुछ था जो मेरे पास कभी नहीं था। और उसी पल मैंने फ़ैसला कर लिया, मुझे उसकी हर चीज़ चाहिए थी, सब कुछ, उसका सब कुछ। वो घर आती है मिस्टर बैरिंगटन, और हाँ, मैं इन्हें मिस्टर बैरिंगटन बुलाऊंगी क्योंकि ये आदमी एमा के फादर होने का डिज़र्व नहीं करता। वो मिस्टर बैरिंगटन कहते हैं, तुम लेट हो, तुम कहाँ थी? मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था जब मुझे पता चला कि तुम कहीं मिल नहीं रही हो, तुमने मुझे परेशान कर दिया था। एमा बोलती है, आई एम सॉरी, और सोचती है थैंक गॉड उन्होंने पी नहीं है अभी तक। और कहती है, मैं स्कूल में अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए रुकी थी तो मुझे पता नहीं चला इतनी देर हो गई। मिस्टर बैरिंगटन बोलते हैं, होमवर्क? एलियोस 11 साल का, बर्थडे 28 अक्टूबर, होरोस्कोप स्कॉर्पियो, ब्लड टाइप बी। आज मैंने उसे क्लास से जाते हुए देखा 11 बजे, एक पप्पी को खाना खिलाने के लिए। उसने कहा कि वो उस पप्पी को अडॉप्ट करेगा, पता नहीं वो उसका क्या नाम रखेगा। एमा चिल्ला के बोलती है, ये मेरी डायरी है, आपने इसे कैसे ढूंढा? मिस्टर बैरिंगटन बोलते हैं, ऑब्वियसली मुझे ये तुम्हारे रूम में मिली थी जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एमा बोलती है, आप इसे नहीं देख सकते। बैरिंगटन बोलते हैं,
पेरेंट्स का अपने बच्चों की डायरी में देखना नॉर्मल होता है। एमा कहती है नहीं, वो मेरी प्राइवेसी है। बैरिंटन बोलते हैं तुम्हारी प्राइवेसी? तुमने अपनी मॉम की तरह बातें करना कहाँ से सीखा? और एमा तुम गलत समझ रही हो, मैं हूँ जिसे गुस्सा होना चाहिए, ना कि तुम। मैं घर आया और मुझे पता चला मेरी बेटी घर नहीं है। मुझे चिंता हुई कि कहीं तुम भाग तो नहीं गई। मैंने घर में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा और फिर मुझे मेरी बेटी की डायरी मिली। और ये नेचुरल है मेरे लिए कि उस सिचुएशन में उसे देखूं, बट तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। तुमने कहा कि तुम स्कूल में अपना होमवर्क ख़त्म करने के लिए रुकी थी, बट मुझे पता है तुम एलियोस के साथ थी, है ना? अगर तुम मान लोगी कि तुम झूठ बोल रही थी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। एमा बोलती है हाँ डैड, आई एम सॉरी, मैं झूठ बोल रही थी, सॉरी। बैरिंटन बोलते हैं तो मैं सही था, मुझे पता है ये यहीं नहीं रुकेगा। इसके बाद तुम मेरे से फिर से झूठ बोलोगी और फिर उसके बाद भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, और एंड में तुम भी मुझे चीट करोगी। एमा बोलती है आप क्या बोल रहे हो? बैरिंटन बोलता है ओह मिल गया, तो तुमने इसे इसके अंदर छुपा के रखा था, वो बैंडेज जो तुमने डायरी में मेंशन किया था, मैं इसे फेंक रहा हूँ। एमा कहती है क्या, बट क्यों? बैरिंटन बोलता है तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजता हूँ, ना कि बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, इसलिए इस पपी लव से डिस्ट्रैक्ट मत होना। एमा बोलती है वो बैंडेड मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ उसे वापस कर दीजिए, प्लीज़ डैड, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। बैरिंटन बोलता है नहीं, तुम एक ही चीज़ पे क्यों अड़ी हो? एमा चिल्ला के बोलती है मैंने कहा इसे मुझे वापस कर दो। ये देख के बैरिंटन को गुस्सा आता है और उसी डायरी से उसे मार के कहता है तू बिच मेरे से जवान लड़ाती है, मुझे नफरत है जब तू मेरे पे चिल्लाती है। एमा कहती है क्यों? आपने तो पी भी नहीं रखी है तो क्यों? बैरिंटन बोलता है डैम, मैं भूल गया, मैं तो तुम्हें सिर्फ तभी मारता हूँ जब मैं नशे में होता था, लेकिन अब जब तुम्हें सच पता ही चल गया है तो इसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगा कि इस सस्ती सी शराब की कुछ बोतल मुझे नशे में लाने के लिए काफ़ी होंगी? और उस बोतल को छोड़ देता है जिससे वो बोतल टूट जाती है। एमा बोलती है तो फिर क्यों? मेरे खुद के डैड मुझे क्यों हर्ट करते थे? आपने ये सब क्यों किया अपनी ही बेटी के साथ? बैरिंटन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुमने सही कहा, मैंने भी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा था कि मैं कैसे अपनी खुद की बेटी को मार सकता हूँ, बस ये मानकर कि तुम वाकई मेरी असली बेटी हो। पता है जिस दिन मैंने तुम्हारी माँ को मुझे धोखा देते हुए पकड़ा था, उसी दिन मैंने चुपके से तुम्हारे बालों के कुछ स्ट्रैड्स लेकर डीएनए टेस्ट करवाया था, और तब पता चला कि वो कमीनी मुझे उस दिन से नहीं बल्कि काफ़ी पहले से ही धोखा दे रही थी। इसलिए मुझे नहीं पता तुम किस हरामी की औलाद हो, लेकिन शुक्र मानो कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, क्योंकि मैं तुम्हें पालूंगा और तुम उसकी जगह लोगी। तुम्हारी माँ बहुत चालाक थी, बिल्कुल लोमड़ी की तरह। जब भी हमारी लड़ाई होती वो हमेशा किसी न किसी तरह बच निकलती थी और आखिर में दोषी मुझे ही महसूस करवा देती थी। उसे लोगों को मैनिपुलेट करना और मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन तुम उसकी जैसी नहीं बनोगी। हाँ, बड़ी होकर तुम उसकी तरह खूबसूरत ज़रूर बनोगी, लेकिन तुम उसका एक टेम्ड वर्जन बनोगी, एक ऐसी जो मेरी बात माने, है ना? कितनी अच्छी बात है। तभी एमा उसका हाथ काट लेती है और भाग जाती है। बैरिंटन बोलता है डैम इट, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे काटा, वापस आ यहाँ पे। एमा घर से बाहर आके भागते हुए सोचती है मैं अब उस घर में और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा, बट मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता, बट कहीं भी बट यहाँ नहीं। बैरिंटन बोलता है रुक, भागने की कोशिश मत करना। उसे देख के एमा का पैर मुड़ जाता है, वो गिर के फिर से उठने वाली होती है। तभी बैरिंटन उसके ऊपर बैठ जाता है और बोलता है पकड़ लिया, तू मेरे पास से कहीं नहीं जा सकती। एमा सोचती है मैं हिल नहीं पा रही हूँ और चिल्ला के कहती है हेल्प हेल्प, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। बैरिंटन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तुझे क्या लगता है हम अचानक यहाँ क्यों आ गए? कभी सोचा है मैंने इतनी सुनसान जगह पर इतना पैसा खर्च करके ये घर क्यों खरीदा? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ तुम कितना भी चिल्लाओ तुम्हारी चीखें कोई भी नहीं सुनेगा। मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ किसी को कभी पता नहीं चलेगा, तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आने वाला, इसलिए अपनी किस्मत मान लो और दोबारा भागने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है? एमा और तेज चिल्ला के बोलती है नहीं, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ, प्लीज़
हेल्प। बैरेंटन बोलता है ये और तेज होती जा रही है, अगर तुम्हें कोई नहीं सुन सकता फिर भी ये तेरा चिल्लाना मुझे चिढ़ मचा रहा है। और अपनी टाई से उसका मुंह बांधकर उसे अपने साथ घसीट के लेके जाता है और सोफे पे फेंक देता है और कहता है डैम इट, अब मैं थक गया, अब कुछ भी ऐसा वैसा करने की मत सोचना वरना फिर समझ जाना तेरे साथ क्या होगा। एमा रोने लगती है। बैरेंटन बोलता है क्या तुम अब शांत हो गई? सुनो स्वीटी, मुझे भी तुम्हारे साथ रफ नहीं होना था, तो फिर से ऐसा मत करना, ओके? अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि मेरी सुनोगी तो दोबारा भागने की ट्राई नहीं करोगी तो मैं इसे जाने दूंगा, ओके? और ये हम दोनों के लिए इजी हो जाएगा, तो अच्छे से रहना। एमा उसका हाथ हटा देती है जिससे उसे गुस्सा आता है और उसे फिर से मारता है और कहता है ये अच्छा नहीं है, तुम्हारी आंखों में उस लुक से साफ पता चल रहा है कि तू फिर से भाग जाएगी। मुझे तेरे जैसे लोगों से नफरत है, मुझे पता है, मैं तुझे लॉक कर दूंगा तो भाग नहीं पाएगी। अगर मैं तुझे बेसमेंट में लॉक कर दूं तो, है ना? अगर तेरी टीचर पूछेंगी कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रही है तो मैं कह दूंगा कि तू बीमार है। ओह वेट, अच्छा रहेगा कि मैं कह दूं कि मैंने तेरा ट्रांसफ़र करा दिया है। वो पागल टीचर सब मान लेंगी जो मैं कहता हूँ। बचकर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए अगर दोबारा मार नहीं खाना चाहती तो जिद करना छोड़ दो। तभी एमा किक करती है। बैरेंटन बोलता है तू बिच, कितनी बार मुझे गुस्सा दिलाएगी हैं? आखिर कब तेरा दिल भरेगा? तभी वो फिसल जाता है और अपनी ही तोड़ी हुई बोतल पर गिर जाता है और कहता है ये दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज़ एमा। और फिर वो मर जाता है, जिसे देख के एमा ब्लैंक हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहती है डैड ये रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्या ये मर गए हैं? ये टूटा हुआ कांच, ये वही बोतल है जो उन्होंने पहले तोड़ी थी। फिर वो हंसने लगती है और तेज हंसने लगती है और तेज हंसने लगती है। न्यूज़पेपर में आता है एक आदमी जो अपनी 10 साल की बेटी को अब्यूज़ करता था, अपने घर में मरा पाया। एमा की आंट मतलब उसकी बुआ पूछती हैं डॉक्टर अब उसकी कंडीशन कैसी है? डॉक्टर बोलते हैं अब वो स्टेबल है। आज सुबह जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए आई थी तब वो काफ़ी घबराई हुई थी। किसी ने उसे उसके घर में बेहोशी की हालत में उसके पिता की लाश के पास पाया था। हमारा मानना है कि उसके पिता की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। उसके बयान और उसके शरीर पर मिले निशानों को देखकर लगता है कि उसके पिता उसके साथ अब्यूज़ करते थे। अभी तक हम अब्यूज़ की हद का पूरी तरह पता नहीं लगा पाए हैं। सबसे आसान तरीका तो एमेलाइन से सीधा पूछना होता, लेकिन लगता है उसकी कुछ यादें दब गई हैं। उसे पूरी तरह याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। हो सकता है ये ट्रॉमा की वजह से हो। अब्यूज़ के विक्टिम्स अक्सर अपने साथ हुई बातों को भूलने लगते हैं। ये उनका एक कॉपिंग मैकेनिज्म होता है। जब वो बड़ी होगी तो मुमकिन है कि अपने पिता के किए हुए सब कुछ पूरी तरह भूल जाएगी। उसकी आंट बोलती हैं शायद वही उसके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर बोलते हैं तो फिर अब आप उसकी कस्टडी लेने वाली हैं, है ना? उसकी आंट बोलती हैं हाँ। तो डॉक्टर कहते हैं मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उसे रेगुलर थेरेपी के लिए ज़रूर ले जाइए। उसकी आंट बोलती हैं थेरेपी, लेकिन उसमें तो काफ़ी खर्चा आएगा, है ना? हेलो एमा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं तुम्हारी आंट एना हूँ और ये मेरी बेटी तुम्हारी कज़न लिया है। आज से तुम हमारे साथ रहोगी। और घर आके बोलती है सॉरी बेटा, हमारे इस छोटे से घर में एक्स्ट्रा रूम नहीं है, इसलिए तुम्हें लिया के साथ रूम शेयर करना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लिया बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। उसकी आंट कहती हैं उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो आसानी से गुस्सा हो जाती है, तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। एमा के अंकल बोलते हैं तुमने उसे यहाँ लाने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझे अभी ही पता चला कि उसके पापा कर्जे में थे नया घर खरीदने की वजह से, अब हमें उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आंट बोलती हैं ये पैसे के बारे में नहीं है। क्या तुम कह रहे हो कि हमें एमा को ऑर्फनेज में भेज देना चाहिए था? उसने अभी ही अपने पापा को खोया है, क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? अंकल बोलते हैं हाँ आती है, बट हमें देखा है क्या हम अभी उस स्टेट में हैं कि एक और बच्चा अडॉप्ट कर लें? और डॉक्टर ने कहा था पैसे भेजने को उसकी थेरेपी के लिए, तुम्हें पता है वो कितनी महंगी है? वो लोग ऐसे ही लड़ने लगते हैं। तो लिया वहाँ से जा रही होती है
और उसे स्टेयर्स पर एमा मिलती है। वो एमा से कहती है थैंक यू और परेशानियां यहाँ लाने के लिए। आंट बोलती हैं कम से कम उसके 20 साल की होने तक तो हम उसकी केयर कर सकते हैं, उसके बाद वो इस घर से जा सकती है। मेरे भाई ने एक गलती की थी, वो उस औरत से शादी करने के लिए हमसे सारे रिश्ते तोड़ने को भी तैयार था, लेकिन आखिर में वो औरत उसे यूं छोड़कर चली गई। शायद उसी स्ट्रेस की वजह से उसने एमा के साथ अब्यूज़ किया होगा। उस वक्त वो अपने होश में नहीं होता होगा। बस मुझे उसका नाम साफ करने का एक मौका दे दीजिए। मैं सिर्फ उसकी तरफ से उसकी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। अंकल कहते हैं ठीक है, एमा यहाँ रह सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे भाई की बेटी है। एमा ये सब सुन के बैरिंगटन की बात याद करती है कि वो उसकी असली बेटी नहीं है और सोचती है जब उन्हें सच पता चल जाएगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। और याद करती है बैरिंगटन बोलते हैं तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, और सोचती है शायद डैड सही थे, उनके बिना मैं सच में अकेली हूँ। फिर वो एलियस को याद करके अपने रूम में कुछ ढूंढने लगती है और सोचती है मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, 28 अक्टूबर आने ही वाला है, एलियस का बर्थडे। फिर देखते हैं एलियस अपने घर से बाहर आके बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर हांस। वो बोलते हैं ओह तुम एलियस, गुड मॉर्निंग, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ओह हाँ, तुम जेड एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हो ना? एलियस बोलता है हाँ। वो बोलते हैं वो ओह वही सेम स्कूल जिसमें मिस्टर बैरिंगटन की बेटी जाती है, उसके साथ कितना बुरा हुआ। एलियस बोलता है मिस्टर बैरिंगटन कौन है और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ? मिस्टर हांस बोलते हैं ओह तुम्हें नहीं पता, वो लास्ट मंथ उस बड़े घर में आए थे जो बिल्कुल टाउन के लास्ट में है, और उनकी बेटी। तभी एक आंटी बोलती हैं ओ डियर, तुम्हें ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं कहनी चाहिए। मिस्टर हांस बोलते हैं ओ सॉरी, एनीवेज अगर तुम कभी उससे मिलो तो उसके साथ नाइस रहना। मैंने भी उसे खुद ज़्यादा नहीं देखा, उसके लंबे स्ट्रेट ब्लॉन्ड बाल हैं और वो वेल ड्रेस्ड रहती है। एलियस बोलता है अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। एलियस के शूलेसेस खुल जाते हैं, वो उसे बांधता है, तभी सामने एमा आ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, और सोचती है शिट मैं अटक गई, बस वो मुझे अजीब ना समझने लगे। एलियस बोलता है मॉर्निंग, बट क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? एमा सोचती है अच्छा तो उसे मैं याद नहीं हूँ, और कहती है मैं तुम्हारे सेम स्कूल में जाती हूँ, और सोचती है कोई बात नहीं, बस उसे ये दे दो और यहाँ से चलो। एलियस बोलता है वेट, लंबे स्ट्रेट ब्लॉन्ड बाल और प्रिटी ड्रेस, ओह शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। एमा खुश होकर सोचती है तो उसे मैं याद हूँ। एलियस बोलता है तुम मिस्टर बैरिंगटन की बेटी हो ना? एमा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तुम जानते हो मेरे डैड के बारे में? एलियस बोलता है शायद, मैंने सुना था तुम दोनों के बारे में। एमा सोचती है उसे पता है क्या हुआ था, कि मेरे डैड ने मेरे साथ क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया था जब वो मरे थे। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या तुम्हें पता है एमेलाइन हंस रही थी जब उसके डैड मरे थे, उसने तो दिल ही दिल में सोचा था अच्छा हुआ इसी लायक था। कहते हैं उसके डैड ने उसे एम्बुलेंस बुलाने की भीख मांगी थी, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बुलाई और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। उसे अपने ही डैड को तड़पते हुए देखकर मज़ा आ रहा था, और उससे भी बुरा उसने एना आंटी से झूठ बोला कि वो उनकी भतीजी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो आराम की ज़िंदगी जी सके। ओ माय गॉड, कितनी सेल्फिश हो तुम एमा। एमा की इमेजिनेशन में एलियस बोलता है तुम्हारे डैड मर गए और तुम उन पर हंस रही थी, कितनी क्रीपी हो तुम, मुझसे दूर रहो। ये सोचकर एमा डर जाती है और कांपने लगती है। एलियस बोलता है क्या तुम ठीक हो? तभी एक बॉक्स लिए आदमी उससे टकरा जाता है, और वो जब पीछे मुड़ के एमा को देखता है तो एमा वहाँ नहीं होती। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।